सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। NA 249 का जो चैंपियन है वो कौन है? अवाम ने फैसला सुना दिया, यानी तीर चल गया, शेर धाड़ ना सका और बल्ला चल ना सका। पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली के हल्के 249 कराची के ज़िमनी इलेक्शन में तीर ने शेर और बल्ले को शिकस्त से दो चार कर दिया। अच्छा, गैर हतमी जो नताइज हैं उनके मुताबिक कादिर खान मंदोखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं और मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल साहब 15,473 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि कलदम तहरीक लबैक पाकिस्तान के मुफ्ती नज़ीर 11,125 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल साहब 9,227 वोट लेकर चौथे नंबर पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी 8,922 वोट लेकर पांचवें नंबर पर हैं और MKM पाकिस्तान के हाफिज मुरसलिन 7,511 वोट लेकर छठे नंबर पर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, दिलचस्प बात, कि सारे हारने वाले जीत के दावेदार हैं और धांधली के इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। सारे हारने वाले, जिनमें नून लीग भी शामिल है और PTI भी शामिल है। लेकिन सच्ची बात क्या है कि पीपल्स पार्टी अपनी सियासी तदबीर से पहले भी कई सियासी मैदान फतह कर चुकी है और इस बार भी जीत की बॉल पीपल्स पार्टी की कोर्ट में जा गिरी और पीपल्स पार्टी ने कह लें कि बेहतर सियासी चाल चली। कराची, जिसने 2018 के आम इंतखाबात में, आपको याद है, बल्ले को ना सिर्फ चलाया बल्कि जितवाया। तहरीक इंसाफ ने रोशनियों के शहर के दिल जीते, लेकिन ये जमात कराची के अवाम के दिलों में मुस्तकिल घर नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? कारकर्दगी को लेकर यहाँ से जीतने वाले नुमाइंदों के अवाम से राब्ते में ना रहने तक बहुत सी वजूहात हैं जो PTI की शिकस्त की वजह भी करार दी जा सकती हैं। अच्छा, कराची ने PTI को इज्जत दी, वोट दिए, जितवाया, असम्बलियों तक पहुंचाया, लेकिन बदले में क्या मिला? वज़ीर आज़म बार बार कहते हैं कि अब कराची को टाइम दूंगा, अब दूंगा, लेकिन वो लम्हा नहीं आया। कराची वालों के लिए ऐलान किए गए विफाकी पैकेज का कुछ फ़ायदा कराची के आम आवाम तक पहुंच सका नहीं, कुछ पहुंच सका, जिसका बदला आवाम की तरफ से कह लें कि बदला ले लिया गया। अब ये भी ठीक है कि 2018 में लियारी से बिलावल साहब को आम इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा और ये पीपल्स पार्टी के लिए किसी धचके से कम नहीं था। लेकिन अब ये साबित हो चुका है कि पीपल्स पार्टी का गिरता हुआ ग्राफ एक बार फिर से ऊपर जा रहा है। लेकिन लम्हा फिक्रिया अगर किसी के लिए है तो बल्ले वालों के लिए, तहरीक इंसाफ वालों के लिए, क्योंकि ज़िमनी इंतखाब क्या होता है आपको पता है? अवामी रद्द अमल होता है, जिसे मैंने पहले कहा बदला, अवाम ने बदला लिया। हुकूमती पॉलिसीज़ के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये पैमाना कहा जा सकता है अवामी मकबूलियत को नापने का, और ये बताता है एक्चुअली कि हुकूमती इक़दामात को अवाम कैसे देखते हैं। इसलिए कराची का नतीजा तहरीक इंसाफ के लिए वाज़ेह पैगाम है। ख़तरे की घंटी कह दूँ तो गलत नहीं होगा, यानी वो अपनी छोड़ी हुई सीट का दिफा नहीं कर सकी। आपने देख लिया कि तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त पर शिकस्त हो रही है। क्या लम्हा फ़िक्र नहीं इनके लिए? पहले डस्का में शिकस्त इनका मुकद्दर बनी, फिर KPK में और अब कराची के हल्का 249 में एक बार फिर हुक्मरान जमात को शिकस्त का मुँह देखना पड़ा। और हकीकत में मेरे ख्याल से अब हुकूमत को यकीनी तौर पर सोचना होगा कि आखिर क्या वजह है हर जगह शिकस्त की। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहले ही आपको पता है कौमी असम्बली में चंद नशिस्तों के फ़र्क से खड़ी है और अब एक सीट इसने अपने हाथ से खो दी। अब सवाल ये कि अगर खदशात थे कि तहरीक इंसाफ को यहाँ सियासी मार पड़ सकती है तो उसने ये सीट खाली क्यों की? सीट खाली होने का रिस्क किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ऑपोजिशन तो हुकूमत को पहले आपको पता गिराना चाहती है, मौके ढूंढती है। अब ऐसे में तो हुक्मरान जमात को फूंक कर कदम रखना चाहिए था। लेकिन कराची के इस इंतखाबी मार्के में लग ये रहा था कि तहरीक इंसाफ जीतना ही नहीं चाहती। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद आफरीदी की इंतखाबी मुहिम मुतासर को नहीं रही और वो बहुत बुरे तरीके से इस इंतखाब में आपने देखा कि क्लीन बोल्ड हो गए। अच्छा, अवाम को क्या लगता है? अवाम को लगता है कि हुकूमत की गलतियों या कह लें कि ना तजर्बाकारियों ने उनकी ज़िंदगी मुश्किल बना दी है और शायद इसका बदला उन्होंने वोट के ज़रिए कराची के ज़िमनी इंतखाब में हुकूमत से ले लिया है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक हल्के की शिकस्त नहीं है, बल्कि कराची से PTI के सफाया होने का आगाज़ है। अब जनाब वज़ीर आज़म गौर कर लें कि उन्होंने इसका क्या हल निकालना है और कैसे निकालना है,
क्योंकि अभी पीटीआई हुकूमत के पास मेरे ख्याल से अपनी गलतियों के इजाले के लिए मज़ीद कुछ टाइम है। चलिए 2 साल तो है ना। अब ये भी सच है कि कराची का नतीजा तब्दीली सरकार के लिए बहुत 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 बड़ा लम्हा फिक्री है, लेकिन वो कारकर्दगी दिखाकर बाजी पलट सकते हैं। लेकिन कारकर्दगी दिखाने के लिए सिर्फ दावे नहीं करने पड़ते, बल्कि काम करके दिखाना पड़ता है, प्रैक्टिकली, अमली तौर पर। और तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इलेक्शन में पहले पंजाब से, फिर KPK से और अब सिंध से शिकस्त हुई है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कहाँ का इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर तब्दीली सरकार तब्दीली नहीं लेकर आ सकती, तब्दीली ना ला सकी, तो कहीं अवाम अपोजिशन के साथ मिलकर तब्दीली लाने में ना निकल पड़े। इनको गौर करना होगा, हुकूमत को संजीदगी से गौर करना होगा। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कराची के लिए पहले भी फ़ंड का ऐलान किया था, लेकिन वो फ़ंड्स कराची को मिल नहीं सके। और इसी तरह अभी वज़ीर-ए-आज़म ने अंदरूनी सिंध के लिए अरबों रुपए के फ़ंड्स का ऐलान किया और इस फ़ंड्स को खर्च करने का रोड मैप भी बना लिया। अब उम्मीद की जा सकती है कि फ़ंड्स जल्द सिंध की आवाम पर लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सिंध की आवाम अब सच में घबराना शुरू हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन हुक्मरान जमात को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये डिलीवर नहीं कर पाई तो फिर अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को बहुत भारी सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अच्छा ना, इंसान गलती करता है और फिर उससे सीख कर वो उस गलती को फिर नहीं दोहराता। तभी कहते हैं कि सीख लिया, अगर नहीं सीखा तो फिर तो दोहराएगा, और अगर सीख लिया तो फिर नहीं दोहराएगा। अब नई गलती जब हो जाती है, लेकिन पुरानी गलती से सबक सीखने वाला असल में ज़हीन कह लें, समझदार कह लें, मैच्योर कह लें, कुछ भी कह लें। अब ये सच है कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी एतराफ़ कर रहे हैं कि उनसे बड़े गलत फ़ैसले हुए हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का आप बड़ापन कह लें कि उन्होंने तस्लीम किया है कि टिकटों के मामले में उनसे गलतियाँ हुई हैं। ज़रा खान साहब का क्लिप चलाइएगा। अच्छा सुना आपने, यकीनी तौर पर बड़ा इंसान वही होता है जो अपनी गलती को मानता है, तस्लीम करता है। लेकिन सवाल गलतियों को तस्लीम करने का नहीं, बल्कि उनके अजाले का है। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी गलती कर सकते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि वो पहली मरतबा इस मनसब पे पहुँचे हैं और उनको चीज़ों को जांचने पर, या आप कह लें कि जांचने का, परखने का टाइम लग सकता है ना, क्योंकि उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, वो पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बने। लेकिन ये जांच पड़ताल का बहाना अब सारी मुद्दत तो काबिल कबूल नहीं हो सकता। अब 3 साल होने को आ गए हैं, लेकिन इन्हें अभी तक ये अंदाज़ा नहीं है कि इन्होंने अपना कौन सा खिलाड़ी कहाँ खिलाना। वज़ीर साहब ने अभी थोड़े दिन पहले, आपको याद होगा, एक बयान दिया था कि एक कप्तान को मालूम होता है कि उसने अपने खिलाड़ी कहाँ खिलाने हैं। लेकिन फिर हमने देखा काबीना में इस कदर तब्दीली आई कि अवाम चकरा के रह गए, सर पकड़ लिया अवाम ने कि अच्छा ये तब्दीली थी, इसका दावा था कि इधर से उठा के इसको इधर लगा दो, उसको उठा के इधर लगा दो, इसका चेहरा तब्दील कर दो, इसकी मिनिस्ट्री तब्दील कर दो, यानी ये थी तब्दीली। लेकिन अवाम बेचारे ये समझते रहे कि तब्दीली उनकी ज़िंदगियों में आनी थी, लेकिन इस तब्दीली का जो दायरा कार है वो तो काबीना की हद तक महदूद होकर रह गया। ये मैं अवाम के दिल की आवाज़ है जो पहुँचा रही हूँ आला हुकामों तक, उन लोगों तक जो बड़े मनसब पे बैठे, उनमें वज़ीर-ए-आज़म साहब भी शामिल हैं, कि अवाम परेशान है कि ये थी तब्दीली, कि चेहरे तब्दील, ये वाली चीज़ अब उसके पास चलेगी, वो उसके पास चलेगी, बस अवाम की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं, कोई तब्दीली नहीं। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब के इस बयान में अगर देखा जाए, एक एतराफ़ है कि उनके खिलाड़ी उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने में अब तक नाकाम रहे हैं। गौर कीजिएगा ज़रा, महंगाई का तूफ़ान है जिसने हुकूमत के सफ़ों में आप कह लें कि भौचाल पैदा कर दिया। एक एक करके हुकूमत के जो स्कैंडल है वो भी सामने आ रहे हैं। किसी टेंशन से कम तो नहीं हुकूमत के लिए। बशीर मेमन साहब ने अभी हाल ही में, आपको पता है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो चार्जशीट लगाई है, सियासी हल्के इसको इस बात से भी ताबीर कर रहे हैं कि इसका असर भी कराची के इंतखाब पर पड़ा और तहरीक इंसाफ को मुँह की खाना पड़ी। अब तनकीद करने वाला तो आपको पता है ना कि बहुत कुछ कहेंगे। अब इमरान खान साहब की नज़रें शौकत तरीन साहब पे लगी हुई हैं कि वो शायद कौमी ख़जाने की चाबी को ऐसा घुमाएं कि अवाम के दिन ही फिर जाएं, वरना अवाम अपने वोट की कमिटमेंट से तो फिर ही सकती है, जिसका ट्रेलर देखा आपने अभी 249 NA 249 में। अब दूसरी बात जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने टिकटों की तकसीम वाली की, तो इस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब से एक सवाल बनता है कि आपके खिलाड़ी हैं और आपको उनकी सलाहियतों का पता है। आपसे बेहतर किसी को नहीं पता कि किस खिलाड़ी में कौन सी सलाहियत है, कि कौन कह लें कि किस शोबे के लिए फ़िट हो सकता है, साबित हो सकता है परफेक्ट। लेकिन खान साहब खुद जैसा कह रहे हैं कि उन्होंने टिकटों की तकसीम पर बहुत गलत फ़ैसले किए हैं, लेकिन वो गलत फ़ैसले करते करते दुरुस्त फ़ैसला भी कर सकते थे, चले नहीं कर सके। गलती का पता चल गया,
चलेंगे भी, बड़ी अच्छी बात है, गलती का पता चल गया, अब अजाला कर दें। जब गलती का पता चलता है अजाला कर दिया जाता है ना। खान साहब ने यहाँ तक कहा कि वो यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी टिकट देंगे, लेकिन वो भी वादा पूरा नहीं हो सका। पार्टी पैराशूटर से भरी पड़ी है। पैराशूटर का मतलब समझते हैं ना, वो पैराशूटर जिनकी वजह से जो पुराने लोग हैं, जिन्होंने बाल सफ़ेद किए, जिन्होंने वाकई काम किया, वो अक्सर अब तो ऑन रिकॉर्ड भी हो रही है ना बात नहीं, पहले तो ऑफ रिकॉर्ड वो बेचारे रोते थे, अब तो ऑन रिकॉर्ड वो बोलना शुरू हो गए हैं। कोई ढके छुपे अल्फाज में जो ज़्यादा दबंग है, ज़्यादा बहादुर है, वो सीधा शुरू हो गया है कि ये पैराशूटर, इन्होंने जीना हराम किया हुआ है। ये जो पैराशूटर्स हैं ना, ये पता है बेसिकली करते क्या है? पुराने लोगों के मुताबिक जो कि परेशान हैं इन पैराशूटर से, ये पैराशूटर्स खान साहब को गुमराह करते हैं और पार्टी के लिए जाहिर बात है नुकसान का सबब बनते हैं। अब खान साहब के पास अब भी वक्त है कि वो जो बाकी मुद्दत है ना, उसमें अवाम की फलाह के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएं, वरना अवाम इनसे कह सकते हैं कि खान साहब बस अब ऐसे नहीं चलेगा। और ये हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा आप कह लें कि पैराशूटर्स का किरदार होगा जो गुमराह करते हैं। ज़रा उनका भी पता करवाएं वो गुमराह क्यों करते हैं, क्या मकसद है उनका, और पार्टी के अंदर के लोग क्यों परेशान होते हैं इन पैराशूटर्स के किरदार को लेके। अच्छा, NA 249 को लेकर ऑपोजिशन के दरमियान भी बहुत कुछ चल रहा है, आपको पता है। ऑपोजिशन की सफ़ों में भी इस जो इंतखाबी नतीजा है, इसने कहते हैं कि बाकायदा वो कहते हैं खलबली मचा दी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी तो आपको पता है कि आस्तीनें चढ़ाकर एक दूसरे पर चढ़ दौड़ी है। अब सच है कि जी अदालती फ़ैसला हो या अवामी फ़ैसला हो, मुस्लिम लीग नून का तो इशू ये रहा है कि उसे चीज़ें जल्द तो समझ में आती ही नहीं है ना। मुबारकबादें पहले वसूल की जाती हैं, फिर मिठाइयाँ खाई जाती हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि हुआ क्या था। अच्छा, ए गल सी बाद से पता चलता है, भंगड़े डालने के बाद, मिठाइयाँ खाने के बाद, मुबारकबादें देने के बाद पता चलता है। अब चाहे अदालती फ़ैसले हों, चाहे इंतखाबी नतीजे हों, नून लीग को ना बाद में समझ आती है, कुछ देर बाद। पता नहीं अभी इनका क्या प्रॉब्लम है, ये बता सकते हैं। अब NA 249 के इंतखाबी मार्के में भी यही सीन देखने में आया एज इट इज़, के बाद में पता चला नून लीग की नायब सदर ने पहले क्या किया जी, मुबारकबादों के साथ कारकुनान को मिठाइयाँ भी खिला दी गई, लेकिन जब सुबह हुई तो पता चला कि पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत गया। ये तो जीत शेर की तो थी नहीं, तो तीर की जीत थी। तो फिर ट्विटर पर वही पुराना रोना धोना, वही बातें घिसी पिटी, वही बातें, वो जो डस्का के ताने देने शुरू कर दिए, इलेक्शन चोरी करने के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, जीती हुई सीट वापस छीन लेने की तड़ियाँ धमकियाँ, वही सिलसिला। बस कह लें कि हमारी सियासत की ना यही रिवायत बड़ी बुरी है कि हारने वाला अपनी हार को मानता नहीं, बल्कि धांधली का शोर मचा देता है। अब देख लें जितने हारे हैं ना, सब अपना अपना रोना रो रहे हैं, धांधली होगी, धांधली होगी, धांधली होगी, हमारे साथ गलत हो गया। अब इनमें से तो जीतता, अगर इनमें से कोई जीत जाता तो उसने कहना था शफाफ तरीन इंतखाबात, कोई भी जीत जाता इनमें से, हारने वालों में से। बस ये हमारे यहाँ ना एक वतीरा ही बन गया है जिस पर अफसोस ही किया जा सकता है। क्लिप हो गया, एक ज़रा चलाइएगा टीम। अब देखा आपने कि एक सीट ने सबको आग बगोला कर दी है, सिर्फ एक सीट की खातिर सारी पार्टियां, सारे रहबर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं जी। अब मुझे समझ नहीं आता कि दावा कौम की रहबरी का, रहनुमाई का, और ज़र्फ देखें इन लोगों का कि हार बर्दाश्त नहीं हो रही। जो हारा उसके साथ बुरा हो गया, भाई चंगी नहीं हुई, धांधली हो गई, धांधली हो गई, धांधली हो गई। जीत की माला पहनने के लिए सब तैयार होते हैं, लेकिन हार बर्दाश्त नहीं होती। कैसा होता है रहबर? ज़र्फ तो पैदा करें, कोई तो जीतेगा कोई तो हारेगा। अब लाजमी नहीं कि जीतने वाले ने चोरी ही किया हो और जो हारा है उसके साथ धांधली ही हुई हो। इस तरह तो हर हारने वाला कहेगा कि धांधली हुई है। मतलब ये तो हमारा पाकिस्तान के इलेक्शन का एक हिस्सा ही बन गया कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो यही सब सीन, यही मनाजिर, यही रोना धोना, बस शक्लें चेंज होती जाएंगी, अल्फाज वही होंगे, रोना धोना वही होगा, लुबे लुबाब वही कि जी मेरे साथ धांधली होगी, मेरा हक चोरी कर लिया गया, डाका मार लिया गया, और जो जीत गया उसने तो की ही धांधली। ये क्या है? ये कब खत्म होगा सिलसिला? ऐसे कब तक चलेगा? अब ये मुस्तफ़ा कमाल साहब इस इंतखाब में अपना कमाल अगर नहीं दिखा सके तो उन्होंने कहा धांधली हो गई, सीधी सीधी धांधली है। वो कहते हैं जी मुझे पता है कि अब ड्रामा हो रहा है। अब ये कौन सा ड्रामा है, छोटा ड्रामा है, बड़ा ड्रामा है, कौन सा ड्रामा है, ये कमाल साहब बता सकते हैं। इन्होंने तो अपनी जीत तक का दावा कर दिया था। वो कह रहे हैं कि जो इंतखाब में मार चुके थे, इलेक्शन कमीशन उनकी जीत का ऐलान करे। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने यकीनी तौर पर कराची के नाजिम की हैसियत से बहुत काम किए हैं और बिल्कुल उनको दुनिया भर में पजीराई भी मिली थी। बतौर नाजिम बहुत अच्छा किरदार उन्होंने अदा किया, लेकिन अवाम ने
इसके बावजूद अगर इन्हें मौका नहीं दिया कि मुस्तफ़ा कमाल साहब उनकी खिदमत कर सकें, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं कि धांधली हो गई। मुस्तफ़ा कमाल साहब के बारे में कहा जा सकता है कि उनकी जमात की कौमी असम्बली में कोई नुमाइंदगी नहीं है, चले उन्हें इस सीट की कहने के बहुत अशद ज़रूरत थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून तो मेरे ख्याल से वो जमात नहीं थी जो ये कहती रही थी कि हमारे लिए सीट अहमियत ही नहीं रखती, वो जमहूरियत और अवाम के लिए हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार है, सीट क्या चीज़ है। फिर हमने देखा कि यही नून लीग इस बयान के बावजूद पीपल्स पार्टी से कहती रही कि सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाना उनका हक था, लिहाजा उन्हें अपोजिशन लीडर की कुर्सी वापस की जाए। कुर्सी की गेम है सारी, मैं अक्सर कहती हूँ ये कुर्सी की तो गेम है सारी, बस इनके डायलॉग सुनते रहा करें, बड़ी बड़ी बातें सुनते रहा करें, प्रैक्टिकली बिल्कुल उलट। इसी कुर्सी को लेकर मुस्लिम लीग नून ने अपनी अना का मसला बना लिया, लेकिन इनको कुर्सी की जरूरत नहीं है। ये अवाम के लिए कुर्सी के सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने ही है। अब इसी कुर्सी का इख्तिलाफ पीडीएम के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ, लेकिन इनकी नज़र में कुर्सी की कोई अहमियत नहीं। अब नून लीग कहती है कि वो तह तक जाएगी, ये सीट जो है ना ये हजम नहीं करने देगी, क्योंकि इस सीट पर सिर्फ और सिर्फ नून लीग का हक है। जब इनसे पूछा जाए कि क्यों हक है, तो फिर जवाब ये आता है कि मिफ्ता इस्माइल लीड कर रहे थे, इसलिए उन्हीं को जीतना भी चाहिए था। अब कोई भला मुझे बताए ये किस किताब में लिखा है कि जो लीड ले रहा है वो ही जीतेगा, जो पीछे रह गया वो आगे क्यों नहीं निकल सकता। बचपन में कहानी पढ़ते थे हम सब, आप सबको याद होगा कछुए और खरगोश वाली कहानी, याद है ना। खरगोश को क्या लगता था, उसको लगता था चूंकि वो तेज़ रफ्तार है बहुत ज़्यादा, इसलिए तेज़ रफ्तारी की वजह से कछुए को रेस में शिकस्त दे देगा। कछुआ चूंकि आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है तो कछुआ तो जीत ही नहीं सकता। और यही जो खुद एतमादी और खुद पर भरोसा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी हो जाए ना तो वो अच्छा नहीं रहता, चाहे वो मोहब्बत हो चाहे वो नफ़रत हो। कई बार अच्छी चीज़ भी ज़रूरत से ज़्यादा सही नहीं होती। ज़रूरत से ज़्यादा जब खुद पे भरोसा हो जाए ना, तो खरगोश वाला आपके साथ वाक़या पेश आ सकता है कि खरगोश को ले डूबा था ये जो खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, हद से ज़्यादा, और क्या हुआ था, कछुआ आहिस्ता आहिस्ता करके जीत गया। अब नून लीग पीपल्स पार्टी इस सीट को लेकर आमने सामने आ गए। बिलावल जो पहले मरियम की किसी बात का जवाब नहीं देते थे, अब उन्होंने भी खामोशी तोड़ते हुए मुस्लिम लीग नून को जवाब दिया, और अगर मेरे को करारा जवाब दिया तो गलत नहीं होगा। सुनिए ज़रा क्या करारा जवाब है जो बिलावल ने दिया। देखा जी, बिलावल ने नून लीग के इल्ज़ाम का एक ही जवाब देते हुए कहा है कि जी अगर धांधली के सबूत हैं तो नून लीग उनको पेश कर दे, और अगर नहीं है ना तो चुप करके खामोशी से बैठ जाएं। ये बड़ी बात है कि चुप करके बैठ जाओ, कहते हैं ना चुप करके बैठ जाओ, ये वही बात है। किसी भी अंदाज में कह दें, प्यार से कह दें, मतलब ये बनता है कि चुप करके बैठ जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब ने मरियम नवाज के NA 249 ज़िमनी इंतखाब के हवाले से दिए गए बयान पर उन्हें बाकायदा आड़े हाथों लिया और कहा कि मरियम नवाज का बयान गैर जिम्मेदाराना है, नून लीग का रवैया बचगाना है, जिससे उनका अपना नुकसान होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नुकसान तो उनका अपना ही होगा जब इमेच्योर बिहेवियर दिखाएंगे। और बिलावल ने बता दिया कि शाहिद खान अब्बासी, मोहम्मद जुबैर, मिफ्ता इस्माइल RO दफ्तर में मौजूद थे और खुद को हारते हुए देखते रहे, और उन्हें एक कदम आगे बढ़कर नून लीग पर फिर बड़ा वार किया। कहा कि सब जानते हैं कि मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा धांधली किस जमात ने की है। नून लीग इमरान खान की बजाय पीपल्स पार्टी से लड़ना चाहती है। और वही बात नाज़रीन कि पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ से राब्ते बढ़ाने में बाकायदा दिलचस्पी रखती है, इसीलिए बिलावल ने यह भी कहा है कि अगर बल्दिया टाउन इलेक्शन नून लीग जीतती तो वो खुद शहबाज शरीफ को फ़ोन करके मुबारकबाद देते। बिलावल ने अपने सियासी हरीफों को कहने के ढींगा दिखाते हुए कहा है बल्ले का शिकार भी किया और शेर को भी ढेर कर दिया। अच्छा, बिलावल का एक और क्लिप होगा, टीम ज़रा वो भी चलाइएगा। यानी बिलावल ने अपनी बहन मरियम बाजी को, खुद कहते हैं ना बिलावल मेरे भाई हैं, तो उन्होंने मरियम बाजी को वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि मरियम बस अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे कादिर खान मंदोखेल साहब और अमजद आफरीदी साहब। जी तो नाजरीन, NA 249 ज़िमनी इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल कामयाब करार पाए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया प्रोग्राम के आगाज़ में। और कादिर खान मंदोखेल साहब 16,156 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो दूसरे नंबर पर रहे हैं, और PTI के अमजद आफरीदी साहब 8,922 वोट लेकर 5वें नंबर पर रहे हैं। ये निश्चित PTI के रुकन कौमी असम्बली फैसल वादा के मुस्ताफ़ी होने के
बाद खाली हुई थी। अब ये ज़िमनी इलेक्शन, इसका मैदान जो पीपल्स पार्टी ने मार लिया है और पीटीआई अपनी इस नशिस्त से महरूम हो गई है। अब हारने वाले तमाम लोग ये तनकीद कर रहे हैं, जिनका ये कहना है कि जो वोट है ये चोरी किया गया और हमेशा की तरह धांधली के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। जीतने वालों पर अंदर की कहानी क्या है जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमजद आफरीदी साहब, जिन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान भी मेरे साथ मौजूद है। सदीक, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सदीक, आपकी तरफ आने से पहले मैं जरा अमजद साहब का मौक़िफ़ लूं। अमजद साहब, ये जो शिकस्त का सामना करना पड़ा, सीट भी वाडा साहब ने छोड़ी, आपको क्या लगता है? हर हारने वाला कह रहा है कि जी ये गलत हो गया, धांधली हो गई, अंदर की कहानी जरा आप बता दें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं ये आपके सामने, आपने देखा इलेक्शन कैंपेन देखी, सर्वे हुए, वहाँ पे जो रिस्पांस था और ये जो जिस पार्टी को सीट दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से, आरओ की जानिब से और ये क्या नाम है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से, तो ये बिल्कुल इन्होंने बेईमानी के साथ ये हक मारा है, अवाम के साथ इन्होंने गलत किया है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हम इंशाल्लाह इनके खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में भी गए, क्योंकि एक पार्टी छठे नंबर पर आती है 2.5 साल पहले। 2.5 साल में उसने क्या ऐसा कर दिया? आपने रातों रात प्रिजाइडिंग का इलेक्शन बना लिया। मेरे पास प्रिजाइडिंग आए, मुझे कहा हमें बताएं क्या कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा इलेक्शन रिग था और कोई इसमें 1% भी शफाफत नहीं थी। फिर उसके बाद 5 बजे रिजल्ट आना शुरू हुआ, 5:30 बजे के बाद, तो उसमें भी इन्होंने सारा रिजल्ट अपनी मर्जी से बनाया और रात को तकरीबन सुबह सेहरी में दिया 3 बजे के बाद। तो इस पे कोई ये फेयर इलेक्शन नहीं था, इसमें धांधली की गई और अच्छा अमजद साहब, सबूत भी ठीक है, मैं आपकी बात इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। सिद्दीक, मैं आपकी तरफ आने से पहले जरा अमजद साहब से एक और सवाल पूछना चाहूंगी। आपने भी 2.5 साल का जिक्र किया, आपने कहा 2.5 साल में ऐसा क्या कर दिया कि आगे आगे, तो मुझे पता है 2.5 साल में पीटीआई ने ऐसा कराची में क्या कर दिया। आपको नहीं लगता कि कराची वालों से जितने वादे किए गए थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे, बाकायदा इग्नोर किया गया कराची वालों को? अब कराची वालों ने वक्त आने पर बदला ले लिया, ये भी तो हो सकता है। और दूसरी बात, फैसल वाडा साहब की परफॉर्मेंस से आप मुतमईन थे। आप उनकी परफॉर्मेंस के बाद आपको लगता है कि जो अवाम है वो, आपको अवाम से वोट की उम्मीद थी? बिल्कुल दिल पे हाथ रखिएगा, सच बताइएगा। मैंने 2.5 साल का इसलिए कहा कि 2.5 साल के अंदर ये 7वें नंबर, 6ठे नंबर पर आए थे, तो 2.5 साल में इन्होंने क्या चीज ऐसी डिलीवर की कि वो आगे। ये भी तो हो सकता है ना कि आप लोगों ने कुछ डिलीवर नहीं किया, इसका फायदा वो ले गए 2.5 साल में। नहीं, सुने हमने क्या किया। आफरीदी साहब, देखिए कराची को जब इग्नोर किया जाएगा, अवाम से वादे वफा नहीं किए जाएंगे, तो अवाम तो वक्त आने पे बदला ले लेंगे ना, फिर वोट ना दे के। मेरी बहन सुने तो सही ना, 2.5 साल में हमने क्या किया। 2.5 साल में हमने 40 से 50 करोड़ के फंड लगाए। खान साहब से लोग मुतमईन थे, लोगों की शिकायत अपनी थी, ना आने की शिकायत थी, मगर वो मुतमईन थे खान साहब के साथ कि पहली बार 20 साल बाद यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ था और काम हुए। देखें, इलेक्शन रमजान में कराया गया और इलेक्शन के बाद ये छुट्टी का दिन नहीं था, वर्किंग डे था। अच्छा। वो भी इसी वजह से वोट कम पड़े, तमाम पार्टियों को। चले ठीक है, आपकी तरफ दोबारा आती हूं। रखना चाह रहा हूँ कि हमने काम किया। ये 2.5 साल में पीपल्स पार्टी ने कौन सा ऐसा काम कर दिया कि वो। चले मैं सदीक से पूछती हूँ। सदीक हमारे बड़े अच्छे, बहुत ही अच्छे नुमाइंदा खुसूसी हैं और बहुत अच्छे एक जर्नलिस्ट हैं। सदीक, आफरीदी साहब कह रहे हैं जी 2.5 साल में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उनको वोट मिल गया, और आपको लगता है कि 2.5 साल में जो पीटीआई की बुरी परफॉर्मेंस कराची में खास तौर पे रही, तो वो भी तो उनको वोट देने का या फायदा देने का सबब बन सकती है ना, वजह बन सकती है ना सदीक? देखिए, मसला ये है कि तहरीक इंसाफ के हारने की बहुत सी रीज़न्स हैं, कोई एक नहीं है। एक ये बात इनकी किसी हद तक दुरुस्त है कि कैसे हो गया कि वोट डबल हो गया पीपल्स पार्टी का, उन्होंने ऐसा क्या किया। लेकिन मसला ये है कि जब 2018 के आम इंतखाबात में एक फ़िज़ा चली, जब इमरान खान खुद कंपेन कर रहे थे, जब इमरान खान मुसलसल तकरीर कर रहे थे, पूरे मुल्क के अंदर एक, जिसे आप कहते हैं तब्दीली की एक फ़िज़ा बन गई थी, हवा चल पड़ी थी, उस वक्त भी चंद 100 वोटों से तहरीक इंसाफ ने ये सीट जीती थी। इतनी ज़्यादा एक इन्वायरमेंट अच्छा जो तहरीक इंसाफ के हक़ में जा रहा था, उसके बावजूद उसके बाद फैसल वाडा साहब जाते नहीं हैं। उसके बाद कराची में अगर तहरीक इंसाफ ने पहले तो बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वादे किए, वो दावे और वादे, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ दावे और वादे तो पूरे इसलिए नहीं हो सकते थे कि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सी चीज़ें
80-90% चीज़ें तो सूबे के पास हैं, वो ये कर नहीं सकते थे। लेकिन जो इन्होंने कराची के लिए अगर कुछ किया भी है, कुछ शुरू किया भी है, तो आज तक ये लोगों को कन्वे ही नहीं कर सके कि हम कराची के लिए कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। फिर अंदरूनी इनकी लड़ाइयाँ देखें कि अफरीदी साहब को के हक में जो लोग थे मरकजी सतह पे जिन्होंने कहा कि इनको टिकट दें, वो वहाँ पे जाके कंपेन करने की बजाय वो टेंशन में इस्लामाबाद आके बैठ गए कि कहीं पे जहांगीर तरीन और इमरान खान के मामलात ना ठीक हो जाएं। वो कंपेन वहाँ पे करने के बजाय टॉक शोज में बैठ के और जहांगीर तरीन के खिलाफ कंपेन चला रहे थे, जहांगीर तरीन पर हमले कर रहे थे। ये जहांगीर तरीन से कोई फारिग होंगे तो बाकी काम करेंगे ना। उसके बाद आप शाह महमूद कुरैशी साहब को देख लें, वो भी पार्टी के बड़े होकर बजाय इसके कि पार्टी के अंदर कोई इख्लाफात हैं भी सही, तो उनको जो है वो इख्लाफात को ख़त्म करने के बजाय वो जल्दी पे तेल डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं हाँ बल्ले वाले इधर हो जाएं, बाकी इधर हो जाएं। उनको खुद फैक्ट्स नहीं पता जहांगीर तरीन इनको शाह महमूद कुरैशी साहब को कि जो लोग इस वक्त जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं उनमें से अक्सरियत उन लोगों की जो आज़ाद लड़के और जीत कर आए थे, उनको जहांगीर तरीन ने शामिल करवाया था। उनमें से बहुत से लोग वो हैं जिनको टिकट जहांगीर तरीन ने दिलवाया था। तो जब इस तरह से पार्टी अंदरूनी तौर पर तकसीम होगी, जब अंदरूनी तौर पर लड़ाइयाँ चल रही होंगी, जब बजाय किसी और को शिकस्त देने की अपनी पार्टी के अंदर जो है वो शिकस्त देने की कुछ लोगों को कोशिश होगी, तो फिर यही इनके साथ होना था। और फिर एक जो माहौल बन गया है पीटीआई के हवाले से, जो मैंने आपको बताया कि ये नाकाम हुकूमत है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज तक वुज़रा अपनी अपनी कारकर्दगी आगे बता ही नहीं पा रहे, और ये महंगाई की वजह से और जो इनके अपने दावे और वादे और नारे थे उनके पूरे न होने की वजह से जो एक इन्वायरमेंट इस वक्त बन गया है। ये बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए एक खतरे की घंटी है कि 2023 के इलेक्शन दूर नहीं है। अगर यही इन्वायरमेंट रहा तहरीक इंसाफ के बारे में, तो आपको नजर आ रहा है कि 2023 का इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है कि एक डस्का का पहले इलेक्शन करवाया। अच्छा सदीक, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। कारकर्दगी के हवाले से मेरा मतलब, मुझे एक बात मैं अक्सर देखती हूँ कि अगर कारकर्दगी दिखाने का किसी को मौका दिया जाता है, जब आपके सर पे ये तलवार लटकती रहे कि अभी मैं आया हूँ, पता नहीं कब तक मुझे फारिग कर दिया जाएगा, मेरी जगह किसी और को बिठा दिया जाएगा, तो जब आपको यही डर लगा रहे कि मेरी ये कुर्सी कब तक है मेरे पास, तो परफॉर्म कोई कैसे करेगा? अगर आप साइकोलॉजिकली देखें, किसी साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट से जाके पूछें कि अगर किसी के कोई जब गया है उस कुर्सी पे, तो वो यही सोचता रहे कि पता नहीं मैं कब तक हूं, मुझे तब्दील कर दिया जाएगा, तो आप नहीं परफॉर्म कर सकेंगे। देखिए मसला ये है, आपका पॉइंट दुरुस्त है। और एक और जो बात है वो ये है कि ये बात माननी चाहिए कि सईद गनी और पीपल्स पार्टी ने जो है वो इलेक्शन डे को जैसे मैनेज किया, वो उस तरह किसी और पार्टी ने नहीं किया। जो बात दुरुस्त है, फैक्ट है, उससे उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। उन्होंने ग्रास रूट लेवल तक जिस तरह से लोगों को निकाला। पीटीआई का मसला क्या है, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई की एक जो क्लास है, जो यूथ है, जो नौजवान हैं, वो जिन्होंने इमरान खान को तब्दीली की वजह से वोट दिया, अब क्योंकि एक इन्वायरमेंट ओवरऑल मुल्क के अंदर ऐसा है कि एहतसाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा जिस मेन मकसद के लिए इमरान खान को वोट दिए थे। और फिर इस कैंपेन में क्योंकि इमरान खान खुद शामिल नहीं थे, तो इसलिए मुझे लगता है कि लोग पीटीआई के निकले ही नहीं है वोट डालने के लिए। आपको क्या लगता है कि चूंकि फैसल वाडा साहब जो हैं वो कितने जिम्मेदार आपको दिखाई देते हैं अमजद अफरीदी साहब की हार के लिए? मतलब अवाम उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं थी, फिर उसका जो खुमियाजा है वो अफरीदी साहब को भी भुगतना पड़ सकता था। अग्री करते हैं मेरी बात से? देखें 70% तो वो जिम्मेदार हैं इनकी शिकस्त के, 70% वो जिम्मेदार हैं। अफरीदी साहब 70% वो कह रहे हैं, वाडा साहब जिम्मेदार हैं आपकी शिकस्त के। मैं आपकी तरफ आती हूँ, सदीक को जरा सुन लीजिए। जी अफरीदी साहब। जी सदीक। बस मैंने आपको बता दिया कि 70% वो जिम्मेदार हैं, लेकिन पार्टी खुद को बरी जिम्मा करार नहीं दे सकती। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि यहाँ पे पार्टी के अंदर इस वक्त क्या सोचा जा रहा है और क्या। जी अमजद अफरीदी साहब, आपने सदीक की भी बात सुनी, हर इशू पर गहरी नज़र रखते हैं सदीक जान, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, खुसूसी नुमाइंदे हैं, तो आप अग्री करते हैं इनकी इस बात से कि फैसल वाडा साहब 70% जिम्मेदार हैं आपकी हार के लिए? देखिए, हर आदमी अपनी राय रखता है और उसको हक है अपनी राय रखने का, मगर मैं आपसे 3-4 चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूँ। 5 बजे तक हम इलेक्शन जीते हुए थे, 2-3 सर्वे हुए, 3 सर्वे में भी हम आगे थे, और वो सर्वे थे मरियम बहन के आने से पहले के। तो वो मरियम बीबी जब तक नहीं आई थी उससे पहले के सर्वे थे, उसमें भी हम आगे थे। अच्छा मुझे समझ, छोटी सी बात समझा दें। हर कोई कह रहा है कि मैं आगे था। अभी मुस्तफा कमाल साहब भी दावे कर रहे थे कि वो तो जीते हुए थे, वो तो जीते हुए थे। मुझे पता है जीता तो एक ही हुआ था ना, जो जीत गया या तो वो मंदो खेल साहब जीत गए, या फिर आपका दावा दुरुस्त है, मुस्तफा कमाल साहब का दावा दुरुस्त है। हर कोई दावा कर रहा है कि जो 5वें नंबर वाला है वो भी कह रहा है मैं जीता हुआ था, 6ठे वाला भी कह रहा है, 4थे वाला भी कह रहा है, 3रे वाला, तो मतलब जीता तो एक ही था ना। चले 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि आप में से कोई जीता हुआ था, हालांकि जीता जो है वही जीता है। जी जी चले, लेकिन फिर उनमें से कौन कौन, उन 5 में से कौन कौन जीता हुआ था, ये मुझे समझा दें।
देखिए, पीपल्स पार्टी ने पूरा इलेक्शन मैनेज किया था, इसके साथ नून लीग भी थी, इसके साथ पीएसपी। चले एक सेकंड के लिए मान लेते हैं ना, आपका गिला, आप कह रहे हैं जी वो जीत, चले आप कहते हैं, आप लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी ने धांधली की, आप लोग कहते हैं कि वो नहीं जीते थे, लेकिन हर हारने वाला कह रहे हैं कि वो जीता। तब हारने वालों में से कैसे, वो तो टाई हो गया ना सदीक, हारने वालों में से क्या डिसाइड हो कि इनमें से कौन जीता हुआ था? अगर चलें जी कादिर खान साहब नहीं जीते हुए थे सदीक, हमारे लोग पोलिंग स्टेशन पर गए, उन्हें वापस कर दिया गया। तो पोलिंग स्टेशन बहुत सारे थार टाउन के यहाँ पर बंद किए हुए थे, वो उस जगह पर मौजूद ही नहीं थे। लोग वोट देने जा रहे थे, वहां पर आगे वोट ही नहीं था उनका, वो स्कूल ही लोकेशन चेंज कर दी थी जहां पर हमारे वोटर थे। और इसी तरह से बहुत सारी इन्होंने प्री पोल रिगिंग की है। और बड़ी सईद गनी साहब जिनका नाम लिया, ये बड़ा माहिर आदमी है कि ये इस तरह की धांधली करने में, और इसने पहले भी ये काम सर अंजाम देता रहा पीपल्स पार्टी की तरफ से। और पूरी पार्टी की जिसका मंशूर ही 2 नंबरी और डाका मारने पर है, लोगों का हक मारने पर है, वो कहाँ इंसाफ की बात करेगी या उनकी जीत हार क्या होगी? अवाम ने वोट दिया, हमारे कैंप भरे हुए थे, इनके कैंप पर कुत्ते बैठे हुए थे, लोग तो थे ही नहीं, खाली कैंप वहां पर थे, कुत्ते घूम रहे थे इनके कैंप्स के अंदर। तो ये हालत थी इनकी सूरत-ए-हाल ये थी कि कैसे इलेक्शन जीत के लोग गए ही नहीं वोट डालने। वहीं से प्रिजाइडिंग ने मैनेज किया, डीसी साहब मौजूद थे इसमें, एसी भी मौजूद था इसमें प्रिजाइडिंग मौजूद था, इसमें आरओ जो PS 88 में उसको रिजल्ट बना कर दिया, वही आरओ डीआरओ उनको यहाँ लगा दिया। वो पहले मुझे शोकाज नोटिस देते रहे, बाद में आज आकर उन्होंने अपना पूरा काम अंजाम दिया। ये मुल्क देखे मेरी बहन, मुल्क ऐसे नहीं सुधर सकता जब इंसाफ कायम नहीं होगा। यहाँ 18वीं तरमीम लगाई हुई है, जाती मफादात है, ये रोड लैंड ग्रैपर्स हैं, ये पानी का काम करते, तमाम सारी चीजें इनके, और इन्होंने तबाही की हुई थी। इन्होंने 14 साल के अंदर 15 साल में सूबाई हुकूमत में पूरे कराची को क्या दिया। जी सदीक आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं अफरीदी साहब। जी सदीक, जी पूछे। मतलब आपके वैसे अपनी हुकूमत और आप इंसाफ मांग रहे हैं, चाहे सिंध हुकूमत की आप बात करें, चाहे किसी भी सूबे की बात करें, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अभी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है सदीक, और तहरीक इंसाफ वाला ही बैठ के इंसाफ की बातें कह रहा है कि इंसाफ नहीं है। मेरा ख्याल है हम अफरीदी साहब से इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लेते हैं कि अभी अफरीदी साहब अभी एक टीवी चैनल पर सईद गनी साहब ने कलमा पढ़ कर कहा है कि हमने धांधली नहीं की और हम जेन्युइन तरीके से इलेक्शन जीते हैं। तो क्या आप उन्होंने चैलेंज किया है कि अगर कोई और पार्टी ये समझती है कि हमने धांधली करके उनको हराया है तो उसको उम्मीदवार कलमा पढ़ के कह दे कि हमें धांधली से हराया गया है, पीपल्स पार्टी जो है वो जेन्युइन तरीके से नहीं जीती? तो क्या कहते हैं आप? मैं मुसलमान हूँ, रमजान का महीने अल्लाह को गवाह रख कर कहता हूँ, इन्होंने धांधली की है और ये मास्टर माइंड है धांधली के। ये सारे ये इसने नहीं की होगी, इसने प्रिजाइडिंग से कराई होगी, इसके फ्रंटमैन बहुत घूम रहे हैं, ये काम ही यही करते हैं, इनका काम है इलेक्शन मैनेज करना। ये आकर बल्दिया में ही बैठा हुआ था और इलेक्शन मैनेज कर रहे थे सईद गनी साहब। अच्छा, यकीन जाने से सदीक मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब उन्होंने कलमा पढ़ के कहा और आपने इनको कहा कि आप कलमा पढ़ के कैसे थे, इन्होंने भी अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कह दिया कि धांधली हुई है, वो कलमा पढ़ के कहते हैं हमने नहीं की है। अब इनमें से एक तो झूठ कह रहा है ना, कौन झूठ कह रहा है मुझे नहीं पता, मुझे दुख हो रहा है। चले मैं ये नहीं कहती कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, सदीक आप मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं, अभी बिल्कुल इसका मतलब है कि एक तो झूठ बोल रहे हैं ना कलमा पढ़ के, वो अब या वो झूठ बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं, मुझे अब दुख हो रहा है कि जो भी झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों से पूछ लें, उनसे इसी तरह रमजान के महीने में कलमे पढ़वा लें जिस तरह ये पढ़ रहे हैं, और इलेक्शन पूरा मैनेज हुआ है। इस इलेक्शन ने ये साबित कर दिया है जिस तरह डस्का। चलें ठीक है जी, चलें ठीक है। अफरीदी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सदीक जान मेरे साथ ही मौजूद। ब्रेक के बाद सदीक जान अपनी बड़ी खबर शेयर करें। जी वेलकम बैक। सदीक जान मेरे साथ मौजूद है। सदीक, आज की बड़ी खबर आपकी क्या है? देखिए, यही NA 249 के ऊपर बात करेंगे कि NA 249 के ऊपर तहरीक इंसाफ अब जो भी कहती रहे, जैसे अफरीदी साहब कह रहे थे कि धांधली हुई है, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर जो सियासी समझ बूझ रखने वाले लोग हैं उन्होंने बहरहाल घबराना शुरू कर दिया है और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर यही रहा, जिस तरह से अब तक ज़िमनी इंतखाबात में टिकट दिए गए, अंदरूनी जो लड़ाइयाँ थीं, जिस तरह की सूरत हाल है, जिस तरह हम अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे, अगर यही सूरत हाल रही तो 2023 का इलेक्शन हमारे लिए बहुत खौफनाक होगा और हम जो है वो किसी भी तौर पर वो रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकेंगे जो हम हासिल करना चाहते हैं। अब इसके लिए तहरीक इंसाफ के अंदर बातें होना शुरू हो गई हैं कि जो टिकट की तकसीम है
उसमें भी गैर मुंतखब अफराद जो हैं उनका असर रसूख ज़्यादा है, प्रॉपर काम नहीं किया जाता, प्रॉपर कोई कमेटी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। देखिए मसला ये है डॉक्टर साहबा, जब जहांगीर तरीन पार्टी के साथ थे तो वो कम अज़ कम MNS MPS से मिलते थे, उनकी शिकायत सुनते थे, उनके मसले हल कराते थे, ब्यूरोक्रेसी को फ़ोन करते थे। ये एक हकीकत है, ये करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी MNA को नहीं पता कि उसने मिलना किसको है, किसी MPA को नहीं पता कि उसने जाके शिकायत किसको करनी है। नवाज शरीफ के दौर में भी ऐसे ही था कि उन्होंने भी कुछ लोगों को कहा हुआ था कि आपने MNAs MPs को मिलना है। जब तक इधर जहांगीर तरीन थे वो MNAs MPs को मिलता था, लेकिन अब कोई नहीं है ऐसा जिसको उन्हें पता हो कि उसको जाके मिलना है। ग्रुपिंग इतनी ज़्यादा है और हर कोई अपने जो है वो नंबर बनाने में लगा रहता है, खुशामद करने में लगा रहता है। सिवाय 2-3 मिनिस्टर्स हैं जो अवेलेबल होते हैं MNAs MPs को, बाकी ना कोई मिलता है ना कुछ। तो ये वो चीज़ है जिसके ऊपर अब सोच विचार की जा रही है कि जिस तरह पहले एक सियासी कमेटी भी बनाई गई, उससे तो खैर प्राइम मिनिस्टर खुद मुशावरत करते हैं, लेकिन इनको अब एक ऐसी कमेटी बनानी पड़ेगी जो अभी से तैयारी शुरू करे या 2023 के इलेक्शन की, किसको टिकट देना है, किसको कहाँ पे एडजस्ट करना है, किसको बलदियाती इंतखाबात में एडजस्ट करना है, वरना तहरीक इंसाफ के लिए 2023 का इलेक्शन डिजास्टर होगा। और इसके लिए अब देखते हैं कैसे कमेटी बनती है, कौन ये चीज़ें देखता है, किस तरह से मामला आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो नतीजा है NA 249 का, इसने जो है वो खतरे की घंटी बजा दी है तहरीक इंसाफ के लिए। और मैंने आपको बताया ना कि जो गैर मुंतखब अफराद हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, वो तो आए हैं, हुकूमत खत्म होगी, कोई अमेरिका चले जाएगा, कोई UK चला जाएगा, कोई किधर चला जाएगा, कोई अपना जो काम कर रहा था वो। लेकिन मसला है उन लोगों का जो सियासी समझ बूझ रखते हैं, जो इमरान खान के साथ सिंसियर हैं, जिनको पता है कि इलेक्शन की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो क्या होती हैं, इलेक्शन किस तरह से लड़े जाते हैं, उम्मीदवारों को कैसे साथ रखा जाता है, MNAs की कैसे शिकायत दूर की जाती हैं, MNAs को कैसे साथ रखा जाता है। लेकिन अभी तक ये सोच इस वक्त तक तो नहीं है। अब देखते हैं कल से जो इसके ऊपर काम शुरू होता है किस तरह होता है, कौन ये जिम्मेदारी उठाता है, कौन ये चीज़ें मैनेज करता है। अगर ये ना कर पाए तो 2023 के नताइज तहरीक इंसाफ के लिए बहुत खौफनाक होंगे। अच्छा, मैंने पहले जो प्रोग्राम का हिस्सा होता है फर्स्ट सेगमेंट्स में जिक्र किया आपके वाली बात, ये जो पैराशूटर का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, ये टर्म यूज़ करते हैं पैराशूटर, तो जो पैराशूटर्स है ना उससे पार्टी भरी हुई, आपको भी पता है, मुझे किसी एक का नाम लेने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ बात करना चाह रही हूँ कि इन पैराशूटर से नुकसान कितना उठाना पड़ रहा है। और ये बहुत से लोगों का कहना है, सदीक आप चूंकि रिपोर्टर हैं, आपकी ज़्यादा लोगों से मुलाकातें होती हैं, आप खबरें लेकर आते हैं, तो ये खबरें अंदर के लोग ही देते हैं, PTI के अंदर के लोग देते हैं, बड़े वो लोग जिन्होंने जो तजर्बाकार हैं, जिन्होंने बाल सफ़ेद किए हैं, वो इन पैराशूटर से बहुत ज़्यादा तंग हैं क्योंकि उनके बकौल ये पैराशूटर्स खान साहब को गुमराह करते हैं। ये अल्फाज हैं उन लोगों के, आपको भी पता है मैं किन की बात कर रही हूँ। पहले तो ऑफ द रिकॉर्ड छुप छुपा के बातें होती थी, अब तो ऑन रिकॉर्ड टीवी पे भी आके लोग इन पैराशूटर्स के बारे में बात करते हैं। कोई ढके छुपे अल्फाज में जो ज़्यादा दबंग है, बहादुर है, वो खुले अल्फाज में बात करता है। ये जो पैराशूटर्स है किस हद तक नुकसानदेह साबित हो रहे हैं PTI के लिए, और जिसका एहसास ही नहीं हो रहा 3 साल में पार्टी को कि कितना नुकसान पहुंचाएंगे। आपके वाली बात, फिर कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। देखें डॉक्टर साहब, ये सदारती निज़ाम नहीं है, ये पार्लिमानी निज़ाम है जहाँ पे इन्हीं MNAs MPs के जरिए आपने हुकूमत में आना है, इन्हीं MNAs MPs की आपको ज़रूरत है। ये सदारती निज़ाम नहीं है कि आप सिर्फ इमरान खान साहब वोट लेंगे और अपनी मर्जी की टीम बनाएंगे। इसलिए ये गैर मुंतखब अफराद जो है ना, ये टेक्नोक्रेट्स और इस तरह के लोग, ये बहरहाल जो सियासी तौर पर नुकसान हो रहा है वो कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ गैर मुंतखब अफराद की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं है, वो सियासतदान नहीं है, वो इलेक्शन लड़ के नहीं आए हुए, उनको पता नहीं है कि इलेक्शन की जो है वो क्या, किस तरह से इलेक्शन लड़ा जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें फैक्टर्स होते हैं, कैसे जो है MNAs MPs की क्या मजबूरियां होती हैं, क्या काम होते हैं, क्या परेशानियां होती हैं, क्या उनके मसाइल होते हैं, किस तरह उनको मैनेज किया जाता है, उनको कोई पता नहीं है, उनको हाँ, उनको बस एक ट्विटर का पता है कि ट्वीट्स कैसे करनी है, उनको बस ये पता है कि किसी के खिलाफ खबरें कैसे चलवानी है, खबरें लीक कैसे करनी है, कैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करनी है, हमारा नाम लेना चाहिए। सदीक, 1-2 लोग तो ऐसे हैं पैराशूटर्स कि जो मसले को मजीद बढ़ाना जानते हैं कि लड़ाई हो रही है तो इसको मजीद इसका तमाशा कैसे लगाना है। आपको पता है मैं किन की बात कर रही हूँ। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही है। मैं तो यही कह रहा हूँ, आप उन पैराशूटर्स को तो छोड़िए, उन गैर मुंतखब अफराद को तो छोड़िए, यहाँ पे जो शाह महमूद कुरैशी अपने आप को बहुत सीनियर सियासतदान कहते हैं, उनका रवैया देखिए। मतलब आप टीनेजर नहीं है, आपकी एक जिंदगी गुजर गई है सियासत में और आप टीनेजर्स की तरह बयान दे रहे हैं जज्बाती। ये आप कंटेनर पे नहीं खड़े हुए, ये हुकूमत है आपकी, हुकूमत में से 4-5-6 लोग इधर उधर हुए तो आपकी सारी हुकूमत जो है वो गिर जाएगी। और आप खड़े होकर जज्बाती बातें कर रहे हैं, बल्ले वाले इधर हो जाएं, बाकी इधर हो जाएं, और आपको खुद फैक्ट्स भी नहीं पता। आप तो खुद MNA से मिलते नहीं है, आप तो MPS से मिलते नहीं है, और आपका जाती भी एक मसला है कि आपको वो जो सलमान नईम है उसने MPA पे हिरा दिया था आपको मुल्तान के अंदर, आपके अपने शहर में, आपके अपने घर से उसने आपको सलमान नईम ने हिरा दिया था। अब आप वो जाती गुस्सा निकाल रहे हैं। तो ये इस तरह से नहीं होता। इमरान खान के साथ जो सिंसियर है वो
इमरान खान के खिलाफ अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, पार्टी के अंदर चीज़ों को बेहतर करने की, सुलझाने की कोशिश करेंगे, बजाय इसके कि जल्दी पे तेल डालें। और इस वक्त यही हो रहा है। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसको कैसे मैनेज करने की कोशिश की अगर मैनेज नहीं करते तो आवाम तो साफ अल्फाज में कह देगी कि ऐसे नहीं चलेगा, और अगले इलेक्शन में आवाम बदला ले लेगी वोट ना देके, जैसा कि अब आपके सामने है जी। अब ये जो NA 249 में आवाम ने अच्छा बदला ले लिया। जब आवाम का कुछ डिलीवर नहीं करेंगे, वादे वफा नहीं करेंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करेंगे, तो आवाम बदला ले लेगी वोट ना देके। बस सीधी सी बात है। बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए तजिए के साथ। डॉक्टर फैज़ा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।